नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, GSTR1 की फाइलिंग में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब यदि आप अपनी GSTR1 को ध्यानपूर्वक फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने GST के रूल जो है वो अमेंड कर दिए हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो रूल चेंज किए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये भी देखेंगे कि आपको अगस्त 2023 ऑनवर्ड्स GST1 की रिटर्न फाइलिंग करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको GST डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। दोस्तों, GST1 को फाइल करने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना होता है, सब्सिडी टाइम में जाना है, रिटर्न में जाना है और रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो क्वार्टरली यहाँ पे सिलेक्ट करके सितंबर मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मंथली फाइल करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करके जो अगस्त मंथ है वो सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उसकी रिटर्न आप अभी फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे टैब दी गई है डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस GSTR1। तो यदि आप मंथली GST1 फाइल करते हैं तो मंथ के ख़त्म होने के बाद 11 डे तक फाइल करनी है, और यदि आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उस केस में आप मंथली इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा यहाँ पे डिटेल अपलोड कर सकते हैं B2B सप्लाई की, और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 30th डे तक। तो दोस्तों, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब रूल चेंज कर दिए हैं। अब GSTR1 से बहुत सी चीज़ें लिंक कर दी गई हैं। तो यदि आपकी GSTR1 सही से फाइल नहीं होगी या फिर आप टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगी GST में, जिसके बारे में कि हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो उस केस में दोस्तों आप यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव टेबल है उसमें आप अपनी रिटर्न में जो फिगर वो भरते हैं। तो यहाँ पे आप HSN वाइज समरी भी दिखानी मैंडेटरी है टेबल 12 के अंतर्गत, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो टैक्स पेयर हैं ये फिगर यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हैं। HSN वाइज जो कोड है या फिर जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, रेट वाइज एंड क्वांटिटी वाइज जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे डिटेल दिखानी होती है, ये मैंडेटरी है। दोस्तों, आपको कितने डिजिट तक HSN कोड रिपोर्ट करने हैं ये डिपेंड करेगा कि आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितनी है। यदि 5 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में आपको 4 डिजिट लेवल तक के HSN कोड रिपोर्ट करने होते हैं, और यदि आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट लेवल तक के HSN कोड रिपोर्ट करने होते हैं। दोस्तों, के सभी केसेस में आपको HSN कोड रिपोर्ट करने हैं। मान लीजिए आप कंज्यूमर को सप्लाई कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, क्या उस केस में भी रिपोर्ट करने हैं? आंसर है दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी थी। गवर्नमेंट ने कहा था कि यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में यदि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो उस केस में टैक्स इनवॉइस में उसे ये जो HSN कोड है मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, यदि आपने टैक्स इनवॉइस में नहीं मेंशन किए तो फिर उस केस में GSTR1 में भी आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो भले ही आप B2C सप्लाई कर रहे हैं उस केस में भी आपके लिए HSN कोड देना मैंडेटरी है GSTR1 में। दोस्तों, एक और गलती जो ज़्यादातर टैक्स पेयर करते हैं वो है डॉक्यूमेंट इशू की डिटेल नहीं भरते हैं। तो यहाँ पे GSTR1 में टेबल नंबर 13 दिया गया है डॉक्यूमेंट इशूड। तो दोस्तों, आपने जो भी इनवाइसेस इशू की हैं उनके जो नंबर हैं, सीरियल नंबर हैं, वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं, कितनी इनवाइसेस आपकी कैंसिल हुई हैं। इसी प्रकार यदि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली है तो आपको ही RCM पे GST पे करना है स्पेसिफाइड केसेस में। तो उस केस में आपने जो अपने आप इनवाइस नंबर बनाए हैं वो आपको यहाँ पे देने होते हैं। जो रिवाइज इनवाइस आपने इशू की है उनके नंबर, डेबिट नोट के नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, सीट वोचर एंड पेमेंट वोचर, यानी कि यदि आप एडवांस में अमाउंट लेते हैं, भले ही गुड्स के लिए ले रहे हैं सर्विस के लिए, तो उस केस में ये एप्लीकेबल होता है। या रिफ़ंड वोचर यदि आपने कोई अमाउंट रिटर्न कर दिया है। दोस्तों, यदि जो वर्क के लिए गुड्स भेजी गई हैं तो डिलीवरी चलान आपको मेंशन करने हैं। डिलीवरी चलान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस, डिलीवरी चलान इन केस ऑफ लिक्विड गैस, डिलीवरी चलान इन अदर केस बाय वे ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्ट करने होते हैं, अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपने GST की नॉन कॉम्प्लायंस की है।
दोस्तों यदि आप जीएसटी एक्ट या रूल की नॉन कॉम्प्लायंस करते हैं तो 50,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, 25,000 की सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 25,000 की एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों आप जीएसटी 1 में जितनी भी टैक्स लायबिलिटी दिखाएंगे उतना ही अमाउंट आपको अपने जीएसटी 3B में पे करना है। दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में आपको नोटिस जारी किया जाएगा। सबसे पहले DRC 01B जारी किया जाएगा, जिससे कि आप देख पाएंगे जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न्स के अंतर्गत जाके रिटर्न कॉम्प्लायंस में, और ये नोटिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी मिसमैच का नोटिस आप यहाँ पे व्यू कर पाएंगे। दोस्तों मान लीजिए आपने जीएसटी 1 में अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर की है CGST, IGST और SGST की। दोस्तों लायबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में चली जाती है। मान लीजिए आप जीएसटी 3B को फाइल करते हो मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि आपका जो टैक्स था वो जीएसटी 1 में गलत जो चला गया है, जबकि सही टैक्स जो है वो डिफरेंट है, जो कि कम है जो आपने जीएसटी 1 में डिक्लेयर किया था। तो उस केस में आपको नोटिस भेजा जाएगा कि लायबिलिटी का मिसमैच आ रहा है, जो आपने जीएसटी 1 में दिखाई है जो जीएसटी 3B में दिखाई है। तो इसका आपको रिप्लाई करना होगा विदिन 7 डेज। दोस्तों इसके लिए आप रूल 88C को रेफ़र कर सकते हैं CGST में, जो कि आप taxil.com की वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों रूल 88C ये कहता है कि यदि आप जीएसटी 1 में ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी दिखाते हैं और जीएसटी 3B में कम टैक्स लायबिलिटी दिखाएंगे उस टैक्स पीरियड के लिए, तो उस केस में आपको नोटिस जारी किया जाएगा DRC 01B में इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों आपको इसका रिप्लाई देना होगा विदिन 7 डेज। तो या तो आप ये टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर सकते हैं या फिर आपको रीज़न एक्सप्लेन करने होंगे कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। दोस्तों यह फॉर्म GST DRC 01B जिसमें कि आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा कि आपका डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो GST 1 और IFF में आपने लायबिलिटी डिक्लेयर की है और GST 3B में पे की है उसमें डिफरेंस है। तो दोस्तों इसे या तो आपको पे करना होगा डिफरेंस को विद इंटरेस्ट, ये आप DRC 03 के जरिए पे कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको इसका रिप्लाई फाइल करना होगा। तो यहाँ पे आप यदि टैक्स पे कर देते हैं तो आपको ARN नंबर देना होगा कि आपने DRC 3 में कब ये अमाउंट पे किया है, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे रीज़न बताने होंगे, जैसे कि आपने पिछले टैक्स पीरियड में एक्सेस लायबिलिटी रिपोर्ट कर दी थी GST 3B में, या फिर आपकी कुछ ट्रांजैक्शन पिछले टैक्स पीरियड में डिक्लेयर नहीं हुई थी GST 1 में, जिसकी वजह से कि करंट टैक्स पीरियड में आपने डिक्लेयर की हैं लेकिन उसका जो टैक्स था वो आपने पहले ही पे कर दिया है, या फिर GST 1 या IFF आपने इनकरेक्ट डिटेल के साथ फाइल की है और आप नेक्स्ट पीरियड में उसे अमेंड कर लेंगे। तो दोस्तों कई बार होता है कि आप कोई टाइपोग्राफिकल एरर कर देते हैं, गलत टैक्स रेट डिक्लेयर कर देते हैं GST 1 में, तो ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास रिकन्सिलेशन होनी चाहिए, या फिर कोई भी और मिस्टेक आपने की है जैसे कि एडवांस रिसीव किए थे और वो एडजस्ट कर दिए हैं इनवाइसेस के अगेंस्ट, वो मिस्टेक आपकी हो गई है GST 1 में या कोई और रीज़न, तो ये आपको रिप्लाई फाइल करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ये टैक्स पे नहीं करेंगे या रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में रिकवरी करने के लिए आपको एक और इंटीमेशन दिया जाएगा GST डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसके बाद सीधे ही रिकवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों ये नया रूल 142B जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया है, जिसे कि आप taxil.com की वेबसाइट पे भी रेफ़र कर सकते हैं, और इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों ये 4 अगस्त 23 से इंसर्ट किया गया है रूल, जो कि यह कहता है कि यदि रूल 88C के अकॉर्डिंग आपको जो इंटीमेशन दिया गया था, यानी कि DRC 01B के अंतर्गत आपको कहा गया था कि अमाउंट को पे कर दें या रीज़न को एक्सप्लेन कर दें, और अमाउंट अनपेड रहता है, तो उस केस में अभी आपकी लायबिलिटी माना जाएगा जो कि आपको पे करना होगा, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट है वो आपको पे करना है विद इंटरेस्ट, और इसके लिए आपको 7 डेज़ दिए जाएंगे, और ये अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में पोस्ट कर दिया जाएगा PMT 01 में GST पोर्टल पे, और इससे ही नोटिस ऑफ रिकवरी माना जाएगा, यानी कि दोस्तों इसके अलावा कोई और नोटिस आपको नहीं दिया जाएगा। और यदि ये 7 डेज़ के अंदर आप पे नहीं करते हैं तो उस केस में जो अदर प्रोविज़न है GST एक्ट की रूल 143 से रूल 160 तक वो इन्वोक की जाएंगी, जैसे कि आपके डेटर से रिकवरी की जा सकती है, या जो और मोड हैं जैसे कि प्रॉपर्टी को अटैच करने के, वो गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्स किए जा सकते हैं रिकवरी करने के लिए।
तो दोस्तों ये जो DRC 01D है इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं कि नोटिस आपको कैसे आएगा। दोस्तों ये DRC 01D यानी कि यदि आप DRC 01B का रिप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में ये इंटीमेशन आपको भेजा जाएगा GST डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें कि टैक्स पीरियड होगा, एक्ट होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन की होगी, कितना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस का आपसे ड्यू है वो मेंशन किया होगा, और इसके साथ ही नीचे ये लिखा होगा कि इस अमाउंट को आप विदिन 7 डेज पे कर दें, अदरवाइज इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो सेक्शन 71 में प्रोविज़न दी गई हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने की एक्स्ट्रा, वो इन्वोक की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में GSTR 3B में ज़्यादा इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया है एज़ कम्पेयर टू GSTR 2B, तो उस केस में करंट टैक्स पीरियड की आप जो GSTR 1 फाइल करेंगे उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इसके लिए नया रूल इंसर्ट किया गया है। दोस्तों मान लीजिए आपके GSTR 2B में ITC आ रहा है, लेकिन आप GSTR 3B में उससे ज़्यादा इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा DRC 01C के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत के आपको 7 डेज दिए जाएंगे रिप्लाई करने के। इसके लिए नया रूल इंसर्ट किया गया है। दोस्तों ये नया रूल 88D जो कि 4 अगस्त 2023 से इंसर्ट किया गया है। आप इसे taxil.com की वेबसाइट पे रेफ़र कर सकते हैं, और इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि आपने GSTR 3B में ज़्यादा ITC क्लेम किया है एज़ कम्पेयर टू GSTR 2B, तो उस केस में DRC 01C में आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा GST पोर्टल पे, और आपको ये जो एक्सेस आपने ITC क्लेम किया है ये आपको रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट, या फिर आपको इसके रीज़न एक्सप्लेन करने होंगे। इसके लिए आपको सिर्फ 7 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों यह DRC 01C का फॉर्मेट, जिसके अंतर्गत के आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा यदि आप GSTR 3B में ज़्यादा ITC क्लेम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपका GSTR 2B में आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो एक्सेस ITC आपने अवेल किया है विद इंटरेस्ट, आपको उसका या तो पेमेंट करना है DRC 03 के जरिए, या फिर रिप्लाई फाइल करना है। यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना है कि कब आपने पेमेंट किया है, लेकिन यदि आप पेमेंट नहीं कर रहे तो आपको रीज़न बताना होगा, जैसे कि आपने इनपुट एज क्रेडिट पहले अवेल नहीं किया था क्योंकि आपने गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं की थी और करंट पीरियड में क्लेम किया है, जिसकी वजह से कि वो GSTR 2B में नहीं आ रहा, लेकिन GSTR 3B में आपने क्लेम किया है। या फिर पहले आप इनपुट एज क्रेडिट लेना भूल गए थे बाय मिस्टेक या ओमिशन, और अब आप ले रहे हैं, या फिर आपने गुड्स इंपोर्ट किए SEZ से ली हैं, तो ये गुड जो है वो GSTR 2B में नहीं आता ITC, इसलिए डायरेक्टली GSTR 3B में आप ले रहे हैं। या आपने पहले ITC को ज़्यादा रिवर्स कर दिया था, अब करंट पीरियड में आप क्लेम कर रहे हैं। या फिर आपके सप्लायर ने पहले रिटर्न फाइल नहीं की थी GSTR 3B की, जिसकी वजह से कि आपको ITC रिवर्स करना पड़ा था और अब आप उसे रिक्लेम कर रहे हैं। या आपने GSTR 3B गलत फाइल कर दी है और आप उसे नेक्स्ट पीरियड में अमेंड करेंगे, तो ये रीज़न आपको देने होंगे। तो दोस्तों यदि आप DRC 01C का रिप्लाई नहीं करेंगे तो उसका GSTR 1 पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके लिए आपको रूल 59 को रेफ़र करना है, CGST रूल को, जो कि आप taxil.com की वेबसाइट पे भी रेफ़र कर सकते हैं, और इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जो कि 4 अगस्त 2023 से अमेंड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे सब क्लोज 6 दिया गया है, यानी कि कब आप GSTR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि सब पॉइंट नंबर D के अंतर्गत क्लोज 6 के ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इंटीमेशन इशू किया गया है कि उसने GSTR 1 में ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी दिखाई है, GSTR 3B में कम दिखाई है, और वो उसका रिप्लाई फाइल नहीं करता है, तो उस केस में नेक्स्ट पीरियड के लिए उसका GSTR 1 को फाइल करना ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति का इनपुट एज क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है GSTR 3B में, उसने ज़्यादा क्लेम किया है और GSTR 2B में कम है, तो उस केस में भी नेक्स्ट पीरियड का उसका GSTR 1 फाइल करना ब्लॉक कर दिया जाएगा यदि वो उस इंटीमेशन का रिप्लाई नहीं करता है, यानी कि आप DRC 01C का रिप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा चेंज किया गया है, यदि आपने नई GST की रजिस्ट्रेशन ली है और आपको ने बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है GST पोर्टल पे, तो भी आप GSTR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे GST पोर्टल पे।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ। मान लीजिए आपने जीएसटी 3B में कम टैक्स लाइबिलिटी दिखाई है और जीएसटी 1 में ज़्यादा दिखाई है उस टैक्स पीरियड में, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा DRC 01B में आपको नोटिस जारी किया जाएगा जिसका कि 7 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई करना है। यदि आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में आपका नेक्स्ट पीरियड का जीएसटी 1 को फाइल करना ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको रिकवरी नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि आपको ये अमाउंट जो पे करना है DRC 01D में। ऐसे ही दोस्तों यदि आपने जीएसटी 3B में ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है एज़ कम्पेयर टू जीएसटी 2B, तो उस केस में भी आपको नोटिस जारी किया जाएगा DRC 01C में। यहाँ पे भी 7 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई करना है। यदि आप रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में नेक्स्ट पीरियड के लिए जीएसटी 1 को फाइल करना ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको नोटिस भी जारी किया जाएगा सेक्शन 73 के अंतर्गत या सेक्शन 74 के अंतर्गत कि आपने एक्सेस ITC क्लेम किया है। इसका रीज़न जो है वो फ्रॉड करना या मिस रिप्रेजेंटेशन, डिपेंडिंग के ऑफिसर क्या व्यू पॉइंट लेता है और उसके अकॉर्डिंग आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो B2B सप्लाई के लिए आपको इनवॉइसेस बनानी होती हैं। तो जब आप GST 1 फाइल करते हैं दोस्तों उसमें डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी आ जाती हैं, पॉपुलेट हो जाती हैं इनवॉइस पोर्टल से GST 1 में। तो जो डिटेल पॉपुलेट होती हैं वो B2B सप्लाई से रिलेटेड पॉपुलेट होती हैं या फिर जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों ये सप्लाई कहाँ पे रिपोर्ट होती है GST 1 में, उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई अपने रजिस्टर्ड पर्सन को की है तो B2B के टेबल 4A में आ जाएगी। टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज B2B टेबल 4B में। एक्सपोर्ट की EXP के टेबल 6A में। क्रेडिट एंड डेबिट नोट इशू टू रजिस्टर्ड पर्सन CDNR में टेबल 9B में। एंड क्रेडिट एंड डेबिट नोट इशू टू अनरजिस्टर्ड पर्सन यदि एक्सपोर्ट का केस है तो CDNUR टेबल 9B के अंतर्गत है। दोस्तों ये जो इनवाइसेस होती हैं ऑटो पॉपुलेट होकर आपकी आती हैं GST 1 में, क्या आप इसे एडिट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इन इनवाइस को आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो ये माना जाएगा कि ये ऑटो पॉपुलेट नहीं हुई है बल्कि आपने सेपरेटली अपलोड की है। तो दोस्तों इसके अलावा भी जो आपकी इनवाइसेस हैं जैसे कि B2C होती हैं उसके लिए तो इनवाइस नहीं बनती, तो वो डिटेल आपको सेपरेटली अपलोड करनी होती है GST 1 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आती। B2C के लिए आप इनवाइस नहीं बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको GST एक्ट की इस प्रोविज़न को भी रेफ़र करना है कि जब तक आप अपनी पिछली GST 1 को फाइल नहीं करते हैं तब तक आप अपनी अगली GST 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं और जब तक आप करंट ईयर की GST 1 को फाइल नहीं करते हैं तब तक आप GST 3B को भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको GST 1 को फाइल करना है, उसके बाद GST 3B को फाइल करना अलाउ किया जाता है। तो दोस्तों GST 1 को फाइल करते हुए आपको समरी बनानी है और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है ताकि वो GST 3B से टैली करे। यदि उसमें डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में जो रीज़न है वो आपके पास होने चाहिए कि ये रीज़न क्यों है, ताकि यदि नोटिस आता है GST डिपार्टमेंट से तो आप उसका टाइमली रिप्लाई कर पाएँ और रिकवरी जो है आपके अगेंस्ट ना हो। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।